नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल यार? कुछ नेटवर्क का इशू है, कुछ मेरे पास नेटवर्क का इशू है। अब मैंने फोन के डाटा से कनेक्ट किया है, मैं कनेक्ट अभी भी आई थिंक वो पूरा अपलोड नहीं हुआ है, पूरा अपलोड ही नहीं हुआ है वो। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बढ़िया 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 यार। मैं तो ना सर्जरी करा के परेशान हो गया। अब सर्जरी करा, वेलकम टू जीए विद शीतल मैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम लोग लाइव हैं अभी? चलो, राम राम जी, राम राम। बैक टू बैक इतने सारे सेशन कनेक्टेड रहते हैं आजकल तो। ठीक है, ओके। जैसे आप पढ़ाने आए हैं, अगर मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स तो मैंने क्लास टू क्लास शेयर करके कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सैटरडे संडे तक का टाइम दो कंपाइलेशन करने में, मुझे कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी तो मैंने तुम्हें क्लास बाय क्लास सारे नोट्स दे ही रखे हैं ना। ठीक है, चलो। हम लोग पढ़ रहे थे कल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अभी मंडे को क्लास है, कल क्या है, सैटरडे है क्या? कल हाँ, मंडे को होगी इसके बाद क्लास। प्रिंटेबल, यार प्रिंटेबल की जगह अगर मुझे, ठीक है, रिया नोट सेंड कर दे तो मैं भेज दूंगा। सर डेली रिवीजन के लिए ट्रिक नोट्स मिले, रिवाइज कर दो, 15 मिनट 20 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। हर 2-3 दिन बाद नोट्स को पढ़ते रहो, लंबा छोड़ना ही नहीं कहा। दुर्गा पूजा है कब की? ठीक है, रिया जैसे ही भेजेगी, आज कह रहे हैं तो बस मैं आज ही आप लोगों को सेंड कर दूंगा। कल से हाँ, तो 2 दिन की ऑफ दे तो रहा हूँ मैं, सैटरडे संडे का ऑफ है। बस अर्जुना ज्योग्राफी लूंगा मैं 1 बजे, लक्ष्य बैच लूंगा 4 बजे, बाकी ऑफ रख लेंगे। ठीक है, 6 दिन क्लास रहता है, क्योंकि 2 दिन कल हम ये क्लास कर रहे हैं इसीलिए। ट्यूसडे को दशहरा है, दशहरा तो शाम को होगा ना, सुबह सुबह कर लेंगे क्लास, क्या दिक्कत है? दशहरा तो शाम को मनाओगे ना तुम लोग, सुबह तो कुछ काम नहीं है, तो सुबह 8:30 से लेकर 9:30 तक हम लोग क्लास कर लेंगे। फार्मर्स का रिवोल्ट, क्या कोई रिवोल्ट हुआ नहीं है अभी तुम्हारा? रिवोल्ट हुआ नहीं है, उसको भी किस दिन देखा जाएगा, रिवोल्ट वाले पोर्शन को भी। क्रांतिकारी मूवमेंट जो है अभी हुए नहीं है, वो थोड़ा सा देखते हैं। एक बार सारे बच्चे थम्स अप करो कि सब लोग आ गए हैं। एक बार सारे बच्चे थम्स अप करो। आज मेरा फास्ट भी है भाई, काफी सालों बाद मैंने कोई फास्ट रखा है। सारे बच्चे थम्स अप करो, एक बार पता चले कितने बच्चे आ गए हैं। आप थम्स अप कमा रहे हैं, थम्स अप हमारे सो पार जाते हैं। जियो की क्लास कल होगी यार, 1 PM पर। अच्छा, हरियाणा का पेपर है क्या? चलो, आज थोड़े कम बच्चे लग रहे हैं, थोड़े कम बच्चे लग रहे हैं। चलो देखो यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम कल बात कर रहे थे। कुछ एक साइट जो है हम लोग और देख लेते हैं, वरना तो कल हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। कुछ एक साइट्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहली साइट जो हम लिख रहे हैं उसका नाम है राखीगढ़ी। क्या नाम है? राखीगढ़ी साइट। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? पहली बात, राखीगढ़ी साइट की लोकेशन क्या है? सर लोकेशन है हरियाणा। कौन सी लोकेशन है? हरियाणा में लोकेटेड है। अगर मैं इसी साइट के बारे में बात करता हूं तो लार्जेस्ट साइट है, कैसी है? लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ी साइट है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? हमें यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पर फीमेल के बहुत सारे फिगर्स देखने को मिले। फीमेल फिगर्स यहाँ पर हम लोगों को फाउंड हुए। यहाँ पर हमें नाचती हुई नर्तकियों की फोटो मिली, डांसिंग गर्ल्स की हमें फोटो मिली। यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है कि ये प्री हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा, तीनों फेस की जानकारी मिलती है। ऑल फेसेस आर फाउंड हियर। ऑल फेसेस का मतलब क्या है? चाहे वो प्री हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे या लेटर इसको बोल दें, या जिसको हम या मैच्योर लिख दें, ऐसे करके देखो। ठीक है, इसको लेटर भी लिख देता है। ये याद रख लीजिएगा, ये राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर लाई करती है और वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ठीक है, मैं शुभ बता दूंगा। ठीक है, तो एक तो ये साइट हमें याद रखनी है। नेक्स्ट साइट जो है वो है रोपड़ की साइट। कौन सी साइट है? रोपड़। अब ये रोपड़ वाली लोकेशन तुम्हें पता है पंजाब के अंदर है। रोपड़ वाली लोकेशन कहाँ पे है सर? ये पंजाब में है, ये आगे लोकेशन पंजाब में। देखो अब यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है। पहली बात, ये नदी जो है वो, मतलब नदी जो लाई करती है वो सतलज नदी के किनारे लाई करती है। पहले तो लोकेशन याद रख लेना। खोज करता, अभी इनकी ज्यादातर पूछे नहीं जाते, वाई डी शर्मा थोड़ा सा याद कर लीजिएगा अगर बाई चांस पूछे तो। अगर रोपड़ के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंसानों के साथ कुत्ते को दफनाया गया, ये भी याद रख सकते। डॉग के साथ, मतलब ह्यूमन के साथ डॉग को बरी किया गया, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। सेम अगर मुझसे सवाल पूछा जाए और करके लिख रहा हूँ,
एक लोकेशन है बुरजोम लोकेशन, बुरजोम, ये कहां पे लाई करती है? जम्मू कश्मीर में। ये भी एक लोकेशन यही है जहां पर इंसान और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया, इंसान और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1955 की लोकेशन है। राखी गढ़ी का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इसलिए उसका नाम मैंने नहीं बताया। थर्ड नंबर पे आता है, इसको बोलते हैं कोटी डिजी। कौन सी लोकेशन है? कोटी डिजी। मैं दोबारा रिकॉल भी करूंगा एक बार जो बता रहा हूँ। कोटी डिजी जो है वो सिंध पंजाब वाले लोकेशन में है, सिंध पंजाब लोकेटेड है। अगर हम बात करें किस नदी के किनारे, तो सिंध है, तो सिंध नदी यानी इंडस रिवर के किनारे है, ठीक है। फाउंडर आदमी अगर बात करें तो फाउंडर आदमी आएगा फजल अहमद। क्या आएगा? फजल अहमद। 1955 लोकेशन याद कर लीजिएगा। यहां पर अगर हम साइट के बारे में बात करें, इकलौती ऐसी साइट है, इकलौती ऐसी साइट है जिसको फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय किया था। सिटी डिस्ट्रॉयड बाय फोर्सेस, ठीक है। और यहां के जितने भी घर हैं बिल्ड बाय स्टोन, ब्रिक्स नहीं है, बिल्ड बाय स्टोन। मैं दोबारा रिकॉल करता हूं, जल्दबाजी नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने पहली साइट पढ़ी राखी गढ़ी, मैंने कहा हरियाणा के अंदर लाई करती है और वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट जो इंडस वैली की है। लड़कियों की फोटो, डांसिंग, ये सब हमें देखने को मिली है। गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पे तीनों फेस हड़प्पा के, चाहे वो प्री हो, मैच्योर हो, पोस्ट हो या लेटर हो। ये फोर्सेज वाला क्या है? देखो यहाँ पे दो तरह की फोर्सेज है, मैंने इसको दोनों तरीके से देखा है। एक फोर्सेज जो हम लोग समझते हैं कि ये आम इंसान वाली, ये फोर्सेज है। एक फोर्स है नेचर की फोर्सेज। तो पहली बार जब हम वैदिक कल्चर के बारे में बात करते हैं तो आर्म्ड फोर्सेज उस वक्त हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलते थे, ठीक है। हम जब भी कहते थे यार कोई आर्म्ड फोर्सेज है क्या, तो आर्म्ड टाइप की फोर्सेज तो आर्मी तो वहां खड़ी नहीं होती थी। बट अब इसका अलग अलग वे में, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो यहाँ पे फिट बैठता है मामला वो ये है, या तो आसपास की साइड के लोग आए होंगे, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फिट बैठता है वो ये बैठता है कि नेचुरल फोर्सेज ने तबाही मचाई थी, ठीक है। नेचुरल फोर्सेज ने तबाही मचाई थी, क्योंकि ऐसे हम आर्म्ड फोर्सेज ना इस पूरे पीरियड के अंदर नहीं देख रहे हैं। जब हम थोड़ा सा वैदिक कल्चर में जाते हैं तब हमको हल्का फुल्का फोर्स दिखाई देता है। गाय के पीछे गोपति वाले लोग, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे, तब हमें थोड़ा लोग इकट्ठा होना शुरू हुए दिखाई दिए थे। लेकिन उस वक्त जो है मैं फोर्सेज अगर देखता हूं तो नेचर के फोर्स देखता हूं। रोपड़ वाली साइड पंजाब सतलज के अंदर है, ह्यूमन और डॉग को एक साथ दफनाया गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, बुरजोम जम्मू कश्मीर की साइट है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो मैं रोपड़ लगाऊंगा। सर वो वाली साइट कौन सी जहां पे कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था? कुत्ता बिल्ली का पीछा का कोई साइट हमने कल देखी थी क्या ऐसी? आ गया। फिर आती है कोटी डिजी साइट, सिंध पंजाब वाली है, फजल अहमद ने खोज की है, फोर्सेज ने डिस्ट्रॉय किया है। घर बिल्ड बाय स्टोन, भाई जितने भी घर थे हम जनरली देखते आए हैं उनको बनाया गया था ईंटों से, पत्थर से नहीं, ठीक है, ब्रिक से बनाया गया था। यहाँ पे हमें पत्थरों का देखा गया मामला। भाई कल कुछ बताया था मैंने, कुत्ता बिल्ली पीछा एक दूसरे के कर रहे थे। अच्छा चंद्राव, अरे चंद्राव की एक खास बात और पढ़ी थी हम लोगों ने। कौन सी खास बात पढ़ी थी? कि यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, किला नहीं है, सिटाडल नहीं है। ऐसा कुछ पढ़ा था? ऐसा कुछ पढ़ा था यार? जागते रहो, अभी तुम सोना नहीं है, ठीक है। सर आप प्रिंटेबल में दे दो, प्रिंटेबल में दे दूंगा, क्लास नोट से थोड़े अलग होंगे, प्रिंटेबल में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर की बात करें, ये कहां पे है सर? यूपी मेरठ में है, यूपी मेरठ में है। किस नदी के किनारे है सर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंडोन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? हिंडोन नदी, आप याद कर लीजिएगा, हिंडोन रिवर, ये आपको याद करना है। खोज करता है वाई डी शर्मा, वाई डी शर्मा 1958। हमें यहाँ पे क्या पता चलता है? एक तो हमें यहाँ पे पोट्री के बारे में पता चलता है, और दूसरा पता चलता है कि यहां से हमें पता चला डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू होता है, ठीक है, याद रख लोगे? क्लियर भाई? आलमगीरपुर वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। नेक्स्ट आता है रंगपुर। ये सारी लोकेशन वो है जो आउट ऑफ द लीग है, थोड़ा अलग अलग पूछे जाते हैं। रंगपुर जो है गुजरात की लोकेशन है। और अगर फाउंडर के बारे में बात करें, मदार रिवर, कौन सी रिवर है? मदार रिवर। जैसे 10 रिवर एक अलग थी, ऐसी मदार रिवर याद रख लो। एम एस वत्सा, ये मुझे याद रख लेना, ये आदमी इसका फाउंडर है। 1931 थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। हमेशा मुझे जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ज्यादातर साइट मुझे देखने को मिलती है कि वहां पर काली या लाल पोट्री देखने को मिलती है, ठीक है, लाल पोट्री देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर हमको येलो एंड ग्रे कलर की पोट्री देखने को मिली है। चलो, नहीं पढ़ा ये, कोई बात नहीं, पढ़ लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक दो बुक से रेफर कर रहा हूं ना, तो इसीलिए थोड़ी साइट अलग अलग मिल रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारी बेसिक, ठीक है। चलो, खोज कौन किया है? एम एस वत्सा है, लेकिन इसके अलग अलग जगह, जैसे तुम लोग नाम पढ़ रहे हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। मैं थोड़ा एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ ये वाला, इसीलिए शायद थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो हमने नहीं पढ़ी थी कल, ठीक है, बहुत ईजी साहब। मीन कहाँ है? मीन कहाँ है? कहाँ लिख दिया मैंने मीन?
पदार रिवर है, वत्सा है, पोट्री है, डिक्लाइन है, मीन कहाँ है? बुरजोम, BURHAOM, बुरजोम। सिटाडल का मतलब क्या होता है? कल भी हम लोगों ने बात की थी, व्हाट इज सिटाडल। सिटाडल का मतलब ये था, जैसे तुम्हारा पूरा गांव है, बीच में कोई उठा हुआ एरिया नजर आता है, टाइप किला टाइप नजर आता है, इसी को सिटाडल कहते हैं, उठा हुआ एरिया टाइप कहते हैं। तो कह रहे चंद्राव में ये वाला एरिया नहीं था, सब लोग एक ही जगह रह रहे थे। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना। हाँ, रेज प्लेटफॉर्म बोल सकते हो। ठीक है। हाँ, इलाइट क्लास वाले आप लोग बोल सकते हो कि जो अपने आप को थोड़ा सुप्रीम समझते हैं, वो यहाँ रहते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा आज, वैदिक एज। और ऐसा ऐसा लग रहा है छुट्टी वाली फीलिंग आ रही हो, वैदिक एज के बारे में करते हैं। ठीक है, आज कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टी छुट्टी सी नहीं लगती कि यार आज छुट्टी वाला दिन है, तो ऐसे वाला फील आ रही है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा जाग जाओ, लेकिन जाग जाओ। मैं मुझे आ रही, मैं तुम्हारी नहीं कह रहा, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है छुट्टी का दिन है ऐसा। विंटर आ गया ना। रेमो सर एंड सुमित सर छुट्टी पर हैं, पूजा मैम छुट्टी पर हैं, आई थिंक सारे लोग छुट्टी पर हैं। कराती मैम आई थिंक उन्होंने भी अभी छुट्टी ले लिया, फिर ऑफ कर लिया, ऐसा कुछ उनका भी हमें कुछ ऐसा कोर्स में नाम नजर नहीं आ रहा था। चलो शुरुआत करते हैं वैदिक की। आप भी ले लो छुट्टी। अरे नहीं यार, क्या करेंगे, रेमो सर की शादी है, अरे रे रे, उनके बच्चे भी हैं भैया, उनकी शादी बहुत पुरानी है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, वैदिक एज को समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक एज बहुत बढ़िया पीरियड है एक समझने के लिए। ठीक है, चलो देखो यार, अब हम वेदों में उतरने जा रहे हैं, तो वेदों को समझने के लिए थोड़ा हमें एकदम ज्ञानी बाबा बनना पड़ेगा। चलो ज्ञानी बाबा बन जाओ सारे एकदम। ठीक है, ओम मैया मैया, तो ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये बोला, जब हम वैदिक एज के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं ये कहता हूं वैदिक एज जो है लगभग 1500 बीसी से लेकर लगभग लगभग 600 बीसी तक हमें पढ़ना है। अब समझेगा। कोज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉट क्लियर। सेम इसी तरीके से आर्यंस के बारे में नॉट क्लियर, ये लोग कहाँ आए थे, कहाँ को आई थी, कहाँ को जाएगी, तो वो कुछ नहीं पता चला। अब 1500 से लेकर 1600 बीसी तक का जो पीरियड है, एक लमसम पीरियड जो है, वो वैदिक एज का पीरियड है। अब यही वैदिक एज अगर मैं इस फेस में बात करता हूं, तो इसको बोलते हैं प्री फेस, और इस फेस को बोलते हैं हम लोग लेटर फेस। व्हाट डू यू मीन बाय प्री? और इसको आप ये बोल लो लेटर या पोस्ट फेस। यानी वैदिक कल्चर में भी ना हम लोगों को कुछ चीजें पहले और कुछ चीजें बाद में देखने को मिली थी। तो जो चीज हमें पहले देखने को मिली उसका नाम है ऋग्वेदा, और जितने हमें बाद में वेद देखने को मिले, चाहे वो सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, ये सारे वेद बाद में, ये पहले। यानी ये कौन सा वेद है सर? ये सबसे पुराना वेद है, जिसको हम कहेंगे ओल्डेस्ट वेदा। लो सर, क्योंकि इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। डिक्लाइनिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, तूफान आ गया, फ्लड आ गया, छोड़ के चले गए, बच्चे नाराज होकर फौरन पढ़ने चले गए, माँ बाप पीछे पीछे चले गए, ऐसा कोई मतलब हमें क्लैरिटी नहीं है इसकी, ना किसी बुक में है क्लैरिटी। ठीक। अब वैदिक कल्चर के बारे में लोग बोले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सभ्यता थी जो ऐसे ऐसे रहते थे, उसके बाद वैदिक वाले लोग आ गए। अब वैदिक वाले लोग थे कौन? कह रहे ये लोग ना वैदिक वाले आर्यन लोग हैं, और आर्यन का मतलब होता है एक नोबल इलाइट लोग, ऐसा आर्यंस को बोला जाता था। नेक्स्ट फेज में क्या हुआ, ये पता चला ये वैदिक कल्चर चलता कैसे। हमने कहा ये वैदिक कल्चर कल्चर जो है वो आर्यन के इन्वेजन, इन्वेजन मतलब आना, आर्यंस के आने की वजह से ये इन्वेजन शुरू हुआ। सबसे पहला एक होशियार व्यक्ति निकल के आया, तो इसको हम आदर्श, जैसे आदर्श, आदर्श को बुलाया गया एग्जाम्पल के तौर पर। आदर्श का उस वक्त नाम था मैक्स मूलर। आदर्श ने कहा मेरे चाचा ने बताया था ये लोग सेंट्रल इंडिया से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं। एक व्यक्ति ने बोला सेंट्रल एशिया वाला रीजन है। दूसरा एक व्यक्ति आया जिसका नाम है विलियम जॉन्स। ये कह रहा पागल वागल है क्या, मैंने तो खुद देखा था, ये यूरेशिया वाला रीजन कवर कर रहे हैं। ये दूसरा आदमी हो गया। तीसरा इन सबका चाचा दयानंद सरस्वती। ये बोले यार कौन कह रहे इतनी दूर से आए थे, मैं तिब्बत घूमने गया था, तिब्बत से ही आ गए थे। ये तिब्बत वाला एरिया हो गया। नेक्स्ट आता है नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक। ये कह रहे तुम सबको कुछ नहीं पता, ये सारे लोग जो हैं वो आर्कटिक रीजन से आए थे। ये रीजन था इनका, आर्कटिक रीजन आने का। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 पर आता है हिटलर। हिटलर ने बोला अरे जर्मनी के हैं ये, मैंने खुद इनको भेजा था, जर्मनी के हैं। 7वें नंबर पर LD काला, कह रहा मेरे घर के पास में इनका घर था, मैंने खुद देखा था, वो कश्मीर से रहते, वो कश्मीर से रहते। तो ये अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग अपनी राय रख दी। ठीक है, अलग अलग राय रख दी कि ये अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कहना है।
कौन कहां से आया था, लेकिन बोला ये जा रहा है कि जो जॉन विलियम्स का और मैक्स मूलर का ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। मतलब लोगों ने बोला कि भैया यही ठीक लग रहा है, ये तिब्बत वाला तो आर्कटिक वाला जम नहीं रहा है, तो मोस्ट एक्सेप्टेड अगर हम कोई बात करें तो यही वाला होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा भाई अपना भी कोई एरिया है, अपना भी कोई एरिया है, ये आर्यंस का एरिया बना दिया गया। तो आर्यंस का जो क्षेत्रफल था, एरिया था, इन्होंने कहा इसको बोलो तुम आर्यवर्त। क्या बोलो? आर्यवर्त। आर्यंस का जो एरिया होगा वो बनेगा आर्यवर्त। ये कह रहे कैसे? कह रहे एक हिस्सा हमारा कश्मीर में है, दूसरा हिस्सा हमारा वेस्टर्न गंगा की तरफ पड़ता है, तीसरा हिस्सा हमारा पड़ता है राजस्थान में, और चौथा हिस्सा पड़ता है अफगानिस्तान में। ये मिला दो। कह रहे ये जो एरिया में दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया है हमारा एरिया, आर्यंस का एरिया। कह रहा है अगर इस एरिया के बारे में बात करूं, कह रहा है सेकंड लार्जेस्ट सभ्यता है आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकंड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन आफ्टर IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इन्होंने अपनी सभ्यता बनानी। कह रहे हैं हम लोग भी किस पे जीते हैं? हम भी खेती बाड़ी पर जीते हैं, एग्रीकल्चर पर जीते हैं, प्लस एनिमल्स पर जीते हैं। ये अपना तरीका है भाई। इतना समझ में आ गया बेसिकली क्या है मामला, क्या चल रहा है आर्यंस का? बहुत बढ़िया जी। अब इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग का एरिया है आर्यंस का, तो उस वक्त ना आर्यंस के टाइम पे औरतें भी बहुत चलती थी स्टार्टिंग वाले फेस में। एकदम शहरी सभ्यता है, अर्बन सिविलाइजेशन है। शुरू में इनके घर की औरतों भी बहुत चलती थी। जैसे आदमी कुछ बोलता था और कहते बैठ दो दुकान, तो औरतों भी चली ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेडीज जो हैं या हम कहें फीमेल जो हैं उनकी थोड़ी चलती थी, और चलने के बाद उनको बोला गया है मातृ। मातृ का मतलब उस वक्त सुप्रीम है। किसी किसी घर में तो आदमी ऐसे शांति से बैठा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे स्टार्टिंग फेज बता रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी बट लेटर पैट्रियार्कल सोसाइटी बनने लगी, और जो हेड ऑफ फैमिली है वो मेल मेंबर बनने लगा, और उस मेल मेंबर को बोला गया है पैतृक। पैट्रियार्कल सोसाइटी पैतृक। ठीक है, अभी भी चलती है यार। देखो यार, अभी चलती, धीरे धीरे जो है सोसाइटी में बदलाव आएगा। अभी तक तो जो है जनरली आदमियों की चलती है थी, जो हमारे पापा मम्मी वाला टाइम था वहां पे आदमियों की चल रही थी। फिर जैसे हमारा टाइम आने लगेगा, तो अगेन पैतृक गया चूल्हे में, मैत्री की चलेगी। ठीक है, तो फिर जमाना बदल जाएगा, वैसा वाला सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ बस ये वही वही लूप है, चलता रहता है। कभी आदमियों की चली और तो चल, फिर हम ही क्यों फंसे भाई? ऐसा सोच के जो सोच रहा है, ऐसे औरत भी सोच रही होगी, हम ही क्यों पिछली वाली कैटेगरी में। ठीक है यार, जमाना बदल रहा है, तो मैंने तुम्हें कल भी कहा था वो समय दूर नहीं जब कार्ड की वाला रोल बदल सकता है। अब ये कह रहे कि जिस आदमी को वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ना होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाँ यार, सब सब वही मैटर है। ठीक है, देश नहीं पूरी दुनिया बदल रही, दुनिया तो पहले ही थोड़ी आगे चल रही है। जब हम कहते हैं नॉलेज ऑफ वेदा, अगर वेदों की नॉलेज चाहिए तो इसी को हम बोलते हैं वैदिक लिटरेचर पढ़ो। क्या पढ़ो? वैदिक लिटरेचर। बात समझ में आ गई? तो आर्यन जो अर्बन सिविलाइजेशन में है, औरतों की चली तो मैत्री हो गया, आदमी की चली तो पैट्री हो गया। हमें वेदों का ज्ञान करना है तो वैदिक कल्चर हो गया। अब हम इस पढ़ते कैसे, मतलब पूरा प्रोसेस है क्या? सबसे पहले अगर मुझे एक वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ना है तो मुझे कौन सी चीजों के बारे में जानना होगा? तो सबसे पहली चीज होता है मुझे वेदों के बारे में पढ़ना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, फिर हमें उपनिषदों के बारे में पढ़ना है। ये उपनिषद क्या होते हैं भैया? उपनिषद का मतलब होता है कि पहले तो ये ऑनलाइन वाला करेक्टर नहीं था, तो गुरु क्या कहता है, हेलो कहाँ हो सारे, आ जाओ पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो अपने कुटिया में बुला लिया, नदी के किनारे बुला लिया, सब लोगों को बिठाया है, और फिर पढ़ाना शुरू किया कि सुनो ऐसे ऐसे तुम्हें अपने जीवन में करना है, इन कुरीतियों से बचना है, ऐसे सब ज्ञान लोगे। तो वो भी ऐसे कहते हैं जी गुरु जी, जी गुरु जी। अब थोड़ी है वो गुरु जी कहेंगे तुम्हें ब्रह्मचारी। सर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, अगर हम ब्रह्मचारी के साथ साथ मेडिटेशन करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो अब जो है गुरु और चेले के बीच में वो केले वाला रिश्ता हो गया, खास नहीं रहा खास। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण टेक्स्ट। ब्राह्मण टेक्स्ट क्या होता है? ब्राह्मण टेक्स्ट का ये मतलब होता है कि जो हमारे वेद है ना उसको सिंपलर भाषा में समझने का तरीका है। ठीक है, चौथा होता है अरियंकाज। व्हाट इज अरियंकाज? अरियंका होते हैं जंगल की किताबें, कि लोग ऋषि मुनि जंगल में रहते तो जंगल की किताबें जो है, ये सारी बातें हमें यहां से पता चलेगी। ठीक है, उपवेदा, वेदा, ये सारी आगे आगे आएंगी। एक आता है वेदंगाज। वेदंगाज, ये वेदंगाज क्या होते हैं? पूरी वैदिक लिटरेचर को एक सिंपल भाषा में लिखना और समझना, वो वेदंगाज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वैदिक अगर आपको जानना है तो इन सब के बारे में जानो। अब आते हैं हमारे वेद, जिसको कुछ नहीं मिलता। जैसे कोई वैसे ये पंडिताई करते हैं ना, पंडित, यार ये मैंने एक ना ऐसे एक पंडिताई को देखा था, मतलब पंडिताई नहीं,
पंडित को ही हम ऐसे पंडित को ही बोल रहे हैं, पंडिताई करता है। तो वो आदमी पहले इंडिया में मंदिरों में बैठता था, फिर उसने पता नहीं क्या गूगली घुमाई कि वो फॉरेन जाता है यार, लोगों के घरों में जाके पूजा करना, उनके फंक्शन करवाना, 6 महीने फॉरेन रहता है, 6 महीने यहाँ रहता है। यहाँ भाई उसने जबरदस्त कोठी ले ली है, जबरदस्त गाड़ी ले ली है, ठीक है, बच्चे पूरे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो पंडित सही है, लेकिन वो पंडित सही है, मतलब ऐसा नहीं कि फर्जीवाड़ा। कहीं तो ऐसी पंडित का कोई बुला लो तो घर में आ जाएगा, पंडित जी क्या बोला, तथा स्वाहा, तो आदमी कहेगा हाँ जी स्वाहा स्वाहा, कौन सा गोत्र आपका, कोई नाम बताइए, स्वाहा। तो उसके बाद हमें समझ गया तो बोल क्या रहा है। और कई लोग किताबों में से रखे, तो वो किताब वाला फिर भी सही है कि कहीं ठीक बोल रहा होगा, कुछ 19-21 हमारी पूजा सफल हो रही होगी, लेकिन काफी खतरनाक लगता है भाई वो माहौल। तो हमने वो सब पुजारियों को थोड़ा बुलाना थोड़ा अवॉइड कर रखा है। तो जिसको बोलते हैं वो कहेंगे भैया साफ बोलो, एकदम थोड़ा हमें समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, धीरे बोलो, पूजा आधा घंटा लेट से ही, धीरे धीरे बोलो, लेकिन हम भी सुने, है ना। तो अब एक पंडित जी हैं, वो थोड़ा साफ 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 बोलते हैं। लोग थोड़ा बहम भी ज्यादा करते हैं, फौरन से फोन करते हैं, पंडित जी मेरे सर में दर्द हो रहा, बताओ क्या गलती होगी मुझसे, ऐसा करो 1100 रुपये डालो खाते में, हवन करता हूँ तुम्हारा। हाँ हाँ पंडित जी आराम आ गया, 1100 रुपये डालते ही आराम सा लग रहा है आपको, ठीक है। कहना ये चाहता हूं कि जब कोई पंडित तुम्हारे घर में आए तो कृपा करके उससे समझे वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, अंधविश्वासी ना बने, ठीक है। हम भी बोला पंडित जी को मंत्र बोल रहे हो, समझ तो नहीं है, आराम से पढ़ो, तो आराम से पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। वेदों के बारे में सबसे पहले आता है ऋग्वेद, ये हमारे वेदों में लिखा गया, जिसको कोई कुछ ना मिले वो हमारे वेदों में है। दूसरा आता है सामवेद, वैसे बोलना चाहिए, पंडित जी नाराज हो सकते हैं। यजुर्वेद, पहले पैर में दर्द है मेरे। उसके बाद अथर्ववेद, एक और बहन। चलो जी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये याद आ गया, ये चारों वेदों के बारे में। अब बोला ही जाता है शुरू के जो वेद हैं ये लिखे हैं आर्यंस ने, किसने लिखे हैं, आर्यंस ने, और ये जो है ये लिखे हैं नॉन आर्यंस ने। ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट वेद है, ओल्डेस्ट वेद कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, आ जाइए। ऋग्वेद बड़ा आसान सा है यार, देखो सबसे पहले तो सबसे पुराना वेद है, एक सबसे उठाओ, हमने कहा ओल्डेस्ट वेदा यही है, पहला सवाल का आंसर खत्म। इसके अंदर 1028 श्लोकों के बारे में जानकारी है, आई मीन मतलब श्लोक्स के बारे में जानकारी है। तीसरा पॉइंट, सर जब हम कहते हैं मंत्र कितने हैं, यार मुझे भी ऐसे लग रहा है, वो 1100 रुपए का वो करवाना पड़ेगा, 10462, एक तो यार ये हो सकता है, या 10582 ये हो सकता है, ये भी मंत्र है, मंत्राज आप याद रखोगे। अब इन सब मंत्रों के अंदर सवाल देखो क्या बना, ये सारे मंत्र लिखे गए होंगे कि फलाना फलाना चिक 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 चिक, इसके अंदर जो है टोटल 118 वर्ड जो हैं वो रिपीट हुए हैं, मतलब कोई वर्ड रहा होगा, वो वर्ड एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ध्यान रख लीजिएगा रिपीटेड 118 है, ठीक है। इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 10 मंडल है, मंडल का मतलब बेसिकली किताब ही होती है, मंडल का मतलब किताब ही होती है। अब इन मंडलों को समझो, सर 10 मंडल हमारे पास कुल मिला के पूरे, जिसके अंदर 2 से 7 मंडल जो हैं वो हैं सबसे पुराने, ओल्डेस्ट भी हैं और शॉर्टेस्ट भी हैं, ओल्डेस्ट भी है और शॉर्टेस्ट भी है, इतनी बात याद कर लोगे। उसके बाद पहला और 10वां मंडल ये सबसे यंग है, सबसे यंग सबसे लेटेस्ट यही है, लेकिन याद रख लेना सबसे लंबा मंडल भी यही है, लॉन्गेस्ट मंडल भी यही होंगे, बोलो जी याद होगी बात, ठीक है। अब मान लो मैं तुम्हें कोई मंडल पढ़ के सुना रहा हूं, मैंने मंडल उठा लिया 10वां, जिसमें 4 वर्णों के बारे में ज्ञान है कि सुनो बच्चों, जो 10वां मंडल है उसमें हमें अलग अलग वर्गों के बारे में पता चलता है, वर्णों के बारे में पता चलता है। तो तुम जब मेरी बात सुनोगे ना, जब तुम मेरी बात सुनोगे तुम कहोगे सर आप क्या बोल रहे हो, आप कौन हो, तो मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति, जो पर्सन इन मंडल को बोलेगा या इन श्लोकों को बोलेगा, जो रिसाइट मतलब बोलना, रिसाइट मतलब बोलना, बोलना, तो अगर बोलना शुरू करेगा तो इसी को बोला जाता है होतरी। क्या बोला, होतरी या होतरा। इसको मैं कैसे लिखूं, सर ऋग्वेद के पंडित जी को बोला जाता था होतरी या होतरा, ठीक है। पंडितों का लड़का तो कहते हैं मेरे घर आया एक नन्ना होतरी, ऐसा होतरा, ऐसा करके याद रख लेंगे। सर जी सेकंड ओल्डेस्ट है, पहला लेटेस्ट है, सर जी तो 2 और 7 ठीक तो लिखा है यार, अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या, गलत लिख दिया क्या, मेरे हिसाब से ठीक ही लिखा मैंने, 2 और 7 सबसे पुराने और ठीक तो लिखा है, 2 और 7 सबसे पुराने मंडल सही, 1 और 10वां सबसे, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, 8-9 पे आएंगे, 8-9 पे आएंगे, अब धीरे धीरे आएंगे ना, धीरे धीरे आएंगे, अरे घबराना, अभी तो ठीक है। अब हमने दिया कि मंडलों में भी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, 10 के 10 मंडल। अब इधर आइएगा, जो हमने बात की थी
इन सब मंडलों में बात की जो गई है वो की गई है फैमिली के बारे में किताब है। और फैमिली किन की होगी भाई? उस वक्त ऋषि मुनियों की फैमिली के बारे में किताब होगी। यहाँ पे ऋषि मुनियों के बारे में बात है। ठीक बात। आठवां मंडल, जिसके लिए तुम तड़प रहे थे कि आठवां मंडल बता दो क्या है, कन्नव परिवार के बारे में बात की गई है। कन्नव फैमिली के बारे में बात की गई है। नौवां मंडल, अगर मंडल 9 के बारे में बात करते हैं तो हमें सोम भगवान के बारे में, सोम के बारे में, अलग अलग शोक के बारे में जानकारी हुई। 10वां मंडल, 10वां मंडल हमें वर्णों के बारे में, वर्ण, इसी को बोलते हैं पुरुषा शुक्ता, पुरुषा शुक्ता, ये आप याद कर लीजिएगा। 4 वर्णों के बारे में, 4 वर्णों के बारे में हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मंडल नंबर 3, सर ये हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र के बारे में, ये किसको डिवोटेड है? ये सावित्री जी को डिवोटेड है। बोलो जी, इतनी सी बात हमें क्लियर? ठीक है, दोबारा रिपीट किया जाए। हमने कहा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, 1028 श्लोक हैं, 10,462 या 10,582 मंत्र हैं, जिसके अंदर 118 वर्ड रिपीट है, 10 कुल मिला के किताबें। इन किताबों में दूसरी और 7वीं किताब, मतलब सेकंड से लेके 7 तक ओल्डेस्ट और शॉर्टेस्ट है। पहला और 10वां यंग है या लेटेस्ट है, और सबसे लंबी भी यही है। पर्सन के बारे में बात करें, जो इसको बोलता है, जो पंडित जी हैं, उनको बोलते हैं होत्री या होतरा। ठीक है, आ गया। 2 से 7 मंडल के बीच में पारिवारिक किताबें ऋषियों की। 8वें मंडल में कन्नव फैमिली के बारे में। 9वें मंडल में सोम भगवान के बारे में। 10वें मंडल में वर्णों के बारे में पुरुषा शुक्ता है। और तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र सावित्री जी को डिवोटेड, ये हमको याद रखना है। बोलो भाई, थोड़ा सा याद आया? हेलो जी, क्लियर है यहां तक? धीरे धीरे समझ आने लगेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, हमें क्लैरिटी आती रहेगी। अब आ गया सर, मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि अगर मुझे वेदों को सिंपली भाषा में समझना है तो मैं ब्राह्मण टेक्स्ट का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे सिंपल भाषा में ब्राह्मण टेक्स्ट का इस्तेमाल करूंगा, अगर मुझे वेदों को सिंपली समझना है, तो इन ब्राह्मण को भी अलग अलग पॉइंट पे लिखा गया था। जैसे अगर मैं ऋग्वेद का ब्राह्मण के बारे में बात करूं तो आपको वर्ड याद रखना है अतरिया, तो हो रही अतरिया पे, तो एक तो हमें ये याद करना है। और कई बार अतरिया नहीं होगा तो नाम होगा कोसिस्टिका, कोसिस्टाकी, ऐसे करके याद कर लो। ये दोनों नाम याद कर लेना। ठीक है, इन्हीं वेदों को एक मैंने ब्राह्मण टेक्स्ट से समझा, मैंने कहा सिंपल भाषा में समझ लूंगा बढ़िया रहेगा। इन्हीं को मैंने उपवेदों से समझा। उपवेद, उपवेद क्या अगेन सिंपलर फॉर्म है, तो यहां पे होगा आयुर्वेदा। क्या होगा जी? आयुर्वेदा। एक मैंने ब्राह्मण टेक्स्ट पढ़ा, एक मैंने उपवेदा पढ़ा। अगर मैं ऋग्वेद के बारे में बात करता हूं, मोस्ट होली रिवर अगर मैं बोलूं, सबसे पवित्र नदी जो ऋग्वेद में मेंशन की गई है, उसका नाम है सरस्वती नदी। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है सर, वो है इंडस रिवर। ठीक है, गंगा और यमुना का, गंगा और यमुना का हमें एज सच कोई एविडेंस नहीं मिला। नो एविडेंस। बोलो जी, बात समझ में आई? दोबारा देखें, हमने कहा ब्राह्मण टेक्स्ट अतरिया और कोसिस्टाकी है, उपवेद आयुर्वेदा है, और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पवित्र नदी तो सरस्वती, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी इंडस रिवर, गंगा और यमुना का कोई जिक्र नहीं होगा। एक ऋग्वेद हमने अभी पढ़ा है। एक बार सारे बच्चे थम्स अप करके बताओ कि ऋग्वेद हमको समझ में आया है, क्योंकि इसके बाद हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है सामवेद, सामवेदा। ठीक है, समझे इसको? देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि हमने श्लोकों के बारे में देख लिया, मंत्रों के बारे में देख लिया, हमें ऐसा लगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि हिमालय का, यार हिमालय का फॉर्मेशन काफी पहले हुआ था। ठीक है, काफी पहले हुआ था, ऐसे करके याद रखो। ठीक है, अब समझो, जब हम सामवेदा के बारे में बात करते हैं, सामवेदा का सीधा सा मतलब है आंखें बंद करो और यो यो हनी सिंह सुनाई दे। आंखें बंद करो, यो यो हनी सिंह सुनाई दे, तो वो यही आदमी है। तो इसको बोलते हैं कि इसने क्या किया, इसने लिया कलेक्शन ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद का कलेक्शन उठाया, यहां के श्लोक पकड़े और हमें म्यूजिक सुनाई देने लगा। तो जहां पे मुझे म्यूजिक या मेलोडी सुनाई दे तो मुझे यही नजर आता है। या इसको मैं बोल दूं, सामवेद को, सामवेद को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। भाई भारत के संगीत का पापा जो है, उत्पन्न करने वाला, वो सामवेद है। यहीं पर हमको म्यूजिकल नोट के बारे में पता चला है। म्यूजिकल नोट्स, सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा, वो सारा वाला जो है ना, वो सारे गामा पाधा नीसा वहीं से है। 7 म्यूजिकल नोट्स। यार ये 7 म्यूजिकल नोट पे पीरियोडिक टेबल में कुछ लिखा गया है क्या?
कुछ लिखा गया प्रोडक्ट टेबल में? कोई एक्सपेरिमेंट था क्या जिसने कहा था कि हर 7वें के बाद ऑक्टेन रूल, हर 7 जैसे ही तुम एलिमेंट पढ़ोगे 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, ऑक्टेव रूल है, ठीक है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव। तो म्यूजिकल नोट मुझे समझ में आ गया कि म्यूजिकल नोट्स के बारे में सारे काम मुझे यहीं से पता चला। कह रहे यहाँ पर कितने जो है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो इन्होंने कहा हमारे पास 1810 मेलोडीज है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ इन्होंने कहा दिया। और यहां से तानसेन के एक हमें सॉन्ग पता चलता है, तानसेन ने गाया था जिसको बोलते हैं ध्रुव पदा राग। कह रहे हैं यही वो राग था जिसके गाने से भैया आग लग जाती थी, बारिश होने लगी थी। कह रहे हाँ यही था, ठीक है। यहां ब्राह्मण टेक्स्ट इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्स्ट है पंचविशा। क्या है? पंचविशा। वही उपवेद गंधारा वेद, गंधारा वेद। और जो पंडित जी यहां पे गाते थे, जैसे वहां पे होत्री था, यहां के पंडित को बोलते हैं उदगाता। अपन लोग ना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं चीजें, दोबारा बोलूं, सामवेद ऋग्वेद का कलेक्शन है म्यूजिक के बारे में, पापा है म्यूजिक का, म्यूजिकल नोट है सारेगामा, 1810 मेलोडी है, तानसेन का ध्रुपद राग यहीं से है, ब्राह्मण का टेक्स्ट पंचविशा है। उपवेद के बारे में अगर हम बात करें गंधर्व वेद है। ये है क्या यार, ये ब्राह्मण टेक्स्ट और उपवेद, यार वेदों को समझने के लिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री शीट्स है ये। जब तुम वेदों को पढ़ना चाहते हो, वेदों थोड़ा मुश्किल है, तो उसको समझाने के लिए इनको सिंपल भाषा में लिखा जाता है, तो उनको ब्राह्मण या उपवेदा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो पंचविशा एक है और गंधर्व वेद एक है, और इसके पंडित जी जो हमें बता रहे हैं सारी चीजें, ये है उदगाता। उसको तुम समरी के सिंपल भाषा समझोगे तो आसान रहेगा याद करना, क्योंकि हम वेदंगा भी पढ़ेंगे तो ये भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यजुर्वेद, यजुर्वेदा। अब यजुर्वेदा को समझने की कोशिश करें। चलो जी, जब हम यजुर्वेदा के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हमें ध्यान देना है सेक्रीफाइस। क्या है सेक्रीफाइस? तो हमें पता चलेगा प्रोसीजर ऑफ सेक्रीफाइस, याद रख लोगे, प्रोसीजर ऑफ सेक्रीफाइस। यहां पे हमें मंत्रों के बारे में जानकारी मिल रही है, मतलब बेसिकली यहां पे हमें सिखाए जा रहे हैं मंत्र के बारे में। तो सर ये ट्रांसलेशन है वेदा का, ट्रांसलेशन समझो या उनके वर्डों को समझाने का तरीका समझो। जैसे कई बार हम डिक्शनरी का यूज करते हैं ना, तुम उस तरह भी इसको देख सकते हैं। तो यहां पर हमें सेक्रीफाइस मंत्रों के बारे में पता चले। बेसिकली अगर मैं इसको भी समझने लगूं, जैसे या तुम एनसीईआरटी पढ़ते थे 11वीं 12वीं में, तो उसका प्रदीप की बुक लगती थी, तो मैथ पढ़ते थे एनसीईआरटी से। एक बुक आती थी एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जो आईआईटी वाले तैयारी करते हैं वो अपनी कोई बुक लेते हैं, एचसी वर्मा पढ़ते हैं, आरडी शर्मा पढ़ते हैं, है ना, तो वैसी सप्लीमेंट्री किताब है, चीजें वही है, वो बताने का तरीका थोड़ा अलग है। अब ये बोले कि यजुर्वेद के बारे में जो हमने बात की, एचसी वर्मा पढ़ी आप में से किसी ने? एचसी वर्मा, हाँ फिजिक्स की आती है। पहले यार यही होती थी, पता है, जब कहते हैं ना आईआईटी की तैयारी करनी, ये पढ़ के दिखा दे बुक, बस वही बुक लेटेस्ट बताते थे, इसको पढ़ के दिखाओ, ठीक है। चलो, जब मैंने एग्जाम दिया था, क्योंकि मैं मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों वाला था, तो मैंने आईआईटी का एग्जाम भी दिया था और ट्रिपल ई का भी दिया था। तो मैं ऐसे थोड़ा, अब अपने सब पेरेंट्स को जानते हैं ना, तो आईआईटी के एग्जाम के लोग बैठे हैं और पूरी भीड़ लगी पड़ी हॉल के गेट पे, इधर मेरे पापा मम्मी, इधर दुनिया के पापा मम्मी, मैं देख रहा हूँ, वह समझा रहे बेटे थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखना है, आपने जो पढ़ा है आपको सब आता है, पूरा लगे पड़े हैं माँ बाप समझाने पूरा कि तुम कर लोगे ये वो, तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं है, जो तुमने पूरा साल मेहनत की है वो रिजल्ट लाने का समय। एक हमारे पापा, बेटे पेपर दे दियो, कोई दिक्कत हो ना, मैं बाहर हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से बैठे, होगा हो जाएगा, नहीं होगा चिंता मत करिए तू। मैं कहा भाई वो कौन है फिर वो समझा रहे हो? एक मेरे पापा को टेंशन ना ली, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, कोई दिक्कत तो छोड़ा दी पेपर। मैंने कहा भाई ये तो ऐसे समझा रहे हैं कि इन्हें यकीन ही है कि मैं पढ़ के भी कुछ आया हूँ। सब यूं कह रहे हैं बस आपको पेपर इतना अच्छे से करना, पूरे साल की मेहनत, साल वाली मेहनत तो थी ही नहीं, डरना नहीं, तसल्ली से पेपर देना बेटे, जो आता है कराओ बस। और मेरे पापा हमेशा मुझसे सवाल पूछते हैं, जैसे कभी मैं कोई पेपर देके आता था, मान लो उसमें 100 ऑप्शन आए हैं, 100 मल्टीपल क्वेश्चन है या जितने भी है, तो बाहर कैसे पूछते थे कि बेटे पेपर कैसा रहा? मैंने कहा अच्छा रहा। तो कितने अटेम्प्ट किए? मैंने कहा 80 के आसपास कर दिए। 100 क्यों नहीं किए भाई तूने? पूरा साल करता क्या है तू? मैं कहा यार 100 तो कोई भी नहीं करता पापा, 100 का मतलब है पूरा पूरा पेपर आपको पहले से ही पता हो। फिर लास्ट में, ठीक है, फिर लास्ट में मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता, फिर बाद में पूछना बंद कर दिया था, होगा कि नहीं होगा। फिर ना वो ये पूछते क्वेश्चन कितने करे, तू कहाँ गया था, कौन सा पेपर था, जो भी, होगा या नहीं होगा, बस इससे आगे कोई सवाल नहीं। चलो यार, वैसे आईआईटी का जब मैंने पेपर दिया तो मेरा हुआ नहीं था आईआईटी पेपर में, पर मेरी एआई ट्रिपल में बहुत अच्छी रैंक आई थी, मतलब एआई ट्रिपल में ऑल इंडिया में 5000 रैंक थी, एआई ट्रिपल मेरा सही हो गया था। और जबकि मैंने ऐसा कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने प्रदीप की किताबें ही लाके खुद से ही पढ़ लिया था, बस एक टेस्ट सीरीज लगाई थी उससे, ठीक है। तो एआई ट्रिपल मेरा बढ़िया हो गया था। तो यार चल यार दे देते हैं।
ठीक है, ये पहले अच्छी बुक होती थी, अब तो पता नहीं क्या बदल गया है। पढ़ने में ठीक था यार, मैं पढ़ने में ठीक था, तो मेरे को ज्यादा टेंशन रहती नहीं थी, घर वाले भी ज्यादा पूछते नहीं थे, हमेशा उनको लगता था कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। चलो, यजुर्वेद, चिल चिल करो, सही लगता है, पर ज्यादा चिल भी नहीं करना है। एक आता है शुक्ला वेद, एक आता है शुक्ला यजुर्वेद, एक ये याद रख लो। एक होता है कृष्णा वेद, कृष्णा यजुर्वेद, शुक्ला यजुर, कृष्णा यजुर। इसी को हम बोलते हैं व्हाइट यजुर, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लैक यजुर। अब ये मैंने लिख क्या दिया, ये ब्लैक यजुर, व्हाइट यजुर, शुक्ला, कृष्णा। देखो, ये यजुर के भी ना दो कैटेगरी थी, एक मंत्र में लिखा ना, एक वर्ड सेक्रीफाइस लिखा। एक यजुर के अंदर जो शुक्ला है, ओनली मंत्र, ओनली मंत्र, सिर्फ आपको मंत्र मंत्र बता रखे कि ये मंत्र पढ़ लेना, तुम्हारे काम बन जाएगा, ये मंत्रास के बारे में। और वही ब्लैक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मंत्रास भी है प्लस एक्सप्लेनेशन भी है, मंत्र और मंत्र की एक्सप्लेनेशन। ठीक है यार, इनका कोई सीरीज तो ऐसे तुम्हें रटने की जरूरत नहीं कि पहले यजुर था सामता, ये ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे तो शुक्ला और कृष्णा, व्हाइट और ब्लैक याद रख लो, ओनली मंत्र है, मंत्र और एक्सप्लेन के साथ है, याद रखिएगा। अगर मैं ये बोलूं कि इकलौता ही ऐसा वेद था जिसके अंदर स्टेंज और पोइट्री थी, ओनली वेदा जहां पे स्टेंजा में लिखा गया है और कुछ कुछ पोइट्री देखने मिली। वैसे पोइट्री देख के तुम मेलोडी में जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। यहाँ के जो पंडित जी हैं, उन पंडित जी को बोला जाता है अधरिया। अभी तक मैंने क्या देखा था, होत्री देख लिया था, उपदाता देख लिया था, अब अधरिया देख रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण टेक्स्ट के बारे में बात करूं, ब्राह्मण टेक्स्ट, तो ब्राह्मण टेक्स्ट कौन सा होगा, इनका होगा धनुर्वेद, धनुर्वेद। वही उपवेदा के बारे में बात करता हूं, उपवेदा तो है त्रित्रिया एक, और दूसरा है सतपथा, ये एग्जाम में आया था, सतपथा। पता है एग्जाम में ज्यादातर जो मुश्किल बनाते हैं वो यहां से बनाते हैं ब्राह्मणों से, बाकी इतना ज्यादा कोई मुश्किल बनाता नहीं है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आता है अथर्ववेद। भाई तुम्हें वेद समझ में आ रहा है ना अच्छे से, अभी मैं थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा, लेटर वैदिक काल में क्या क्या हुआ, अभी सिर्फ में, अभी हम लेटर वैदिक में भी चलेंगे। सबसे पहला नॉन आर्यन का वेद, नॉन आर्यन के द्वारा लिखा गया वेद इकलौता ये था। सर इसी को बोला जाता था मैजिक वाला। मैजिक कौन सा यार, वो ब्लैक मैजिक, याद कर लो, ब्लैक मैजिक है। ठीक है, वैसे ब्लैक मैजिक वर्ड का यूज नहीं किया, मैंने बस याद करवाने के लिए किया, जादू टोना वाला। ठीक है, इसी को बोला जाता है सबसे आखिरी में बनाया, तो न्यूएस्ट वेदा भी यही है, सबसे आखिरी में बनाया। तो इसके ब्राह्मण का अगर हम बात करें तो ब्राह्मण जो होगा, जो इजी है, उसको बोलते हैं गोपता। क्या बोलते हैं, गोपता। वही उपवेदा के बारे में अगर मैं बात करता हूं, उपवेदा तो होगा सर उपवेदा है शीप वेदा, शीप, शीप वेदा, एक याद कर लेना। या कहीं कहीं जगह पे इसको शिपकी वेदा लिखा था, शिपकी वेदा, ऐसा भी याद कर सकते हैं। जो इसके पंडित जी हैं उनको बोला जाता था ब्रह्मा, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, आज का फैक्ट बेस है क्योंकि ज्यादातर इसी में है। ठीक है, अब एक वर्ड हमें दिखाई देता है सभा और सभापति, ऐसा कोई वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है क्या कभी, सभा या सभापति, पढ़ा है ना। इसी से थोड़ा सा पहले आइएगा, सभा सभा में बैठने से पहले एक वर्ड है अरियंकाज। क्या वर्ड है, अरियंकाज। ये अरियंका मैंने आपको पहले बताया था ना, जंगल की किताबें, जंगल की किताबें, फॉरेस्ट बुक्स, पहले तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ऐसा टेक्स्ट जो रिटन हो अराउंड जंगल, अराउंड जंगल। कुल मिला के कितने अरियंका है, कुल मिला के अरियंका 7 है, कुल मिला के कितने अरियंका है, 7 अरियंका है। ठीक है, उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद, ये उपनिषद का मतलब पहले जान चुके हैं, व्हाट इज अरियंका या अरियंका एक ही है सर, स्पेलिंग ऊपर नीचे है वही। उपनिषद, टू सिट नियर मी, नियर बाय मतलब मेरे पास बैठो, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। टोटल मिला के 108 उपनिषद है, हमने ध्यान रख लिया। ठीक है, 13 उपनिषद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ढूंढे गए हैं उनमें 13 उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, एक बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है, मंडोका उपनिषद, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हम लोगों ने, मंडोका उपनिषद, इससे हमें क्या जानकारी दी, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये अपनी तरह का वन ऑफ द लार्जेस्ट उपनिषद है। ये क्वेश्चन एकदम वो वाले हैं जो भेज दो रिपीट रिपीट। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट उपनिषद है कठोपनिषद, कठोपनिषद। ये वाला कहां पढ़ा सर हम लोगों ने, ये हमें एक डिबेट के बारे में जानकारी देता है, जहां पर डिबेट होती है यमराज वर्सेस नचिकेता, इनके बीच में डिबेट के बारे में आता है, और ये क्वेश्चन भी रिपीट है। कठोपनिषद, या इसी को लिख देते हैं कई कई जगह पे कंथका उपनिषद, कंथका उपनिषद, जो आपका मन करे ये वहां से सवाल बन जाता है। ठीक है, तीसरा
भाई हमारी जिंदगी में 3 आश्रम के बारे में जानकारी है, इसकी जानकारी हमें होती है चंदोग्या उपनिषद। ये अब तुम्हें एकदम फैक्चुअल डाटा आने लगा है। यहाँ पे हमारे जीवन के 3 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हम बात करें सबसे पुराना उपनिषद, ओल्डेस्ट उपनिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका नाम होगा बृहदयंका उपनिषद। चलो, अब बहुत सारी फैक्चुअल जानकारी आप लोगों को दी गई। दोबारा बोले, हमने सबसे पहले 4 वेद पढ़े आज की पूरी कहानी के अंदर। 4 वेद पढ़े, ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इनके बारे में जानकारी पड़ी। अच्छा एक बार कमेंट करके बताना सर, अगर मुझे जादू टोना के बारे में बातें करनी है तो कौन सा वेद पढ़ूं? अगर मुझे जादू टोना, मैजिक स्पेल्स, इनके बारे में सीखना है तो कौन सा वेद पढ़ूं? अथर्व पढ़ लेता हूं। अगर मुझे म्यूजिक के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक, सामवेद पढ़ लेता हूं। वही अगर मुझे मंत्रों के बारे में जानकारी हो, उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानकारी हो तो कौन सा पढ़ूं? अरे नहीं, ये जरूर पढ़ेंगे, ये जरूर, ठीक है, ये जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक जानकारी। अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं यार आयुर्वेदा किसका उपवेद है, कुछ याद आएगा? ये पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेदा किसका उपवेद है? ऋग्वेद का है। ओल्डेस्ट वेद अथर का नहीं है, अथर तो अभी जस्ट पढ़ा था ना हम लोगों ने। ये अथर उपवेद है शिप्तिवेद या शीपवेद, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मेरा कमेंट की जगह तुम मुझे वो कमेंट लिखा करो तो ज्यादा मुझे इजी होगा। ठीक है, कनक कह रहे हैं सर मैंने जो बैच ज्वाइन किया था उसमें जीएस के डिफरेंट टीचर हैं, यदि आप ऑल सबमिट करवाएंगे तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। तो मत करो यार, और मैं क्या बताऊं इसमें। जिसका ज्वाइन कर दूंगा पढ़ो, है ना, मैं तो यही कहूंगा। अब आपने जिसका ज्वाइन किया अब उसका पढ़ो। तो इस क्लास में क्या कर रहे हो? तो ये थोड़ा सा लोचा है भाई, सही कह रहा हूं। अब जिसका ज्वाइन किया अब उसका पढ़ो, तो उसी का पढ़ो ना फिर, है ना। ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है कि आप ज्वाइन किसी और का करो और फिर बाद में मेरे बैच में आकर कि मैं उन्हीं का पढ़ूंगी। तो पढ़ो। ठीक है, तो बाकी मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं। एक बार फिर भी पढ़ लो, तुम पढ़ लो, जैसे जैसे सुटेबल लगे वैसा पढ़ लो। आई थिंक और कोई एजुकेटर भी गया है जीएस का, जो पहले एजुकेटर थे, जो बैचेस लॉन्च हुए थे वही एजुकेटर पढ़ा रहे हैं अभी। तो ये कोई चेंज हुआ है? कोई चेंज हुआ है क्या अभी? जो आई थिंक जो एजुकेटर हैं वो पढ़ा ही रहे हैं, तो उन्हीं को पढ़ो एक बार। जीत सर और राहुल है ना, और रॉबिन कराती मैम तो पढ़ाती हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे क्या बात है। ठीक है, तो मुझे ना टेलीग्राम पे ना वहां भेज दिया करो मुझे। कितने सारे लोग हैं, राहुल सर हैं, जितेंद्र सर है, रॉबिन सर है, कराती मैम है, भर भर है, पढ़ो। आओ जरा बात करें। वॉइस का लैग हो रहा है क्या? वॉइस का लैग, एक चेंज कर। लिया जा रहा था अभी। ठीक है, ये लैग हो रहा है क्या? अच्छा, तो अब वो सवाल 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 का जवाब दो ना। ओके, ठीक है। तो ज्वाइन किसका किया था बैच पहले ही? देखो मेरे एक्सप्रेशन पहले आ रहे हैं, लैग कर छोड़ दो फिर यहीं पे। तो तुम्हें अटक रहा हूँ, 1 मिनट दोगे? मैं अटकना बंद करवाऊंगा 1 सेकंड। ये ट्राई है भाई, अगर अटकूंगा तो ठीक है।
भाई ऐसा है। अभी चेक करो यार, अभी मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरे पास इंटरनेक्शन। ठीक है। उदय क्या कह रहे हैं? उदय कह रहे हैं सर आई हैव एनरोल्ड इन मेनी बैचेस बट आई हैव टेक क्लासेस सिलेक्टेड दिस। अच्छा ओके, कल करवा दूंगा, कल करवा दूंगा। रिवर का एंशन नेम वेदों से पता है, कौन सा वर्ड कितनी बार मेंशन है, ये वेद सब मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको कल करते हैं, फिर आवाज ब्रेक हो रही है। मेरे को भेज दो टेलीग्राम लिंक, हमारे पास भेज दो ये शेयर। 2 दिन उसके बाद दोबारा चेक करवाएंगे क्यों लिंक आ रहा है, तो देख सकते हो। ठीक है, चलो मेरी तरफ से मंडे मंडे को और ज्योग्राफी एक सेशन होगा तो ज्वाइन करना। चलिए बाय बाय, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।